व्यवस्था न्याय ना दे सके, हम उसको स्वीकार करने के लिए कितना तैयार हैं, हमें बात इस पर करनी चाहिए। हमें बात इस पर करनी चाहिए कि जिस व्यवस्था में न्याय नहीं है वो कितनी अच्छी व्यवस्था है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। हमें इस पर बात करनी चाहिए कि जो सरकार सामाजिक न्याय या न्याय में बराबरी या समान हक की बात ना करे, उस सरकार को हम कितना महत्व देते हैं, इस पर हमें बात करनी चाहिए। ये क्यों करना चाहिए, इसके 2-3 छोटे छोटे कारण हैं। ये माना जा रहा है और देश भर की बड़ी से बड़ी मीडिया संस्थान, शोधार्थी, लेखक, बड़े बड़े विचारक, सबने ये लिखा है या कहा है या कहीं न कहीं उनके तथ्य मिलते हैं, आंकड़े हैं। ऐसा नहीं कि जो बात मैं बता रहा हूँ वो कोई कहानी जैसी है। ये आंकड़े हैं कि मीडिया में कुछ घरानों का जैसे कब्जा है, वैसे ही जुडिशरी में कुछ घरानों का कब्जा है। कुछ लोग पूरी न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेकर के संचालित करते हैं। आप जानते हैं संचालित क्या की जाती है? मशीन। कोई सिस्टम संचालित नहीं किया जाता, सिस्टम को तो प्रबंधित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और वो हमेशा सबके लिए काम कर सके, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। न्यायपालिका में जो चीज़ नहीं है वो यही है कि ना उसका प्रबंधन होता है, ना उस पर कोई व्यवस्था दी जाती है और ना ही वो बेहतर हो सके इसके लिए कोई कोशिश की जाती है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ घरानों, कुछ लोगों, कुछ व्यक्तियों या कुछ संगठनों ने मिल करके मीडिया को जैसे हाईजैक कर रखा है, वैसे ही न्यायपालिका को हाईजैक कर रखा है। और इसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है न्यायपालिका में आरक्षण का होना। देखिए, न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे समाज को, पूरी संरचना को सही दिशा देने का काम करती है। बल्कि कहीं राजनीति अगर अनबैलेंस होती है या कोई दूसरा संस्थान जो व्यवस्था को संचालित करता है और कहीं भी अव्यवस्थित होते दिखाई देता है, तो न्यायपालिका उसे व्यवस्थित करती है, नियंत्रित करती है, दिशा दिखाने का काम करती है। लेकिन अगर वही न्यायपालिका बायस्ड हो जाए, पक्षपात करने लगे या कुछ इस तरह के सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दे जिससे खास लोगों को लाभ मिले, तो क्या होगा? तो हमें सबसे ज़्यादा इस तरह की समस्याओं की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है कि किस तरह से न्यायपालिका सही काम कर सकती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेजियम सिस्टम को हटाना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जुडिशियरी में जो रिकमेंडेशन की व्यवस्था है इसको ख़त्म करना। देश के बड़े से बड़े पद के लिए परीक्षा होती है, जैसे एक आईएएस की परीक्षा होती है, आईपीएस की परीक्षा होती है, तहसीलदार बनने के लिए परीक्षा होती है, एसडीएम बनने के लिए परीक्षा होती है, प्रोफेसर लेक्चरर बनने के लिए परीक्षा होती है, कॉलेजों में प्रिंसिपल प्राचार्य बनने के लिए, प्रमोशन तक के लिए कई बार परीक्षा देनी पड़ती है बैंकिंग सेक्टर में। तो न्यायपालिका में ऐसा क्या है कि वहाँ रिकमेंडेशन से काम चल जाता है? क्या न्याय करने वाले लोग या न्यायपालिका में जो लोग बैठते हैं उनको किसी तरह की योग्यता उनके मापने की ज़रूरत नहीं पड़ती? या वहाँ ऐसे ही लोगों को बिठाया जाता है जिनकी योग्यता मापने की ज़रूरत ही नहीं है, या जिनको जो कहा जाए या जो ठीक लगेगा वो करते रहेंगे? तो आरक्षण जो है इस तरह की समस्याओं में बैलेंस करने का काम करता है। बिल्कुल जो बेसिक एक जो जिला सत्र न्यायालय होता है वहाँ से हम शुरू करें तो राज्य से लेकर के और केंद्र तक जितनी न्यायपालिका के जितने स्तर हैं उन सारे स्तरों पर अगर आप मूल्यांकन करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10% जज भी रिजर्व कैटेगरी के और आरक्षित वर्ग के नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? तो कारण क्या है? छोटी छोटी चीज़ों में कैपिंग की जाती है, जैसे अनुभव, जैसे उनके अलग अलग संस्थानों में किए गए कार्य, फिर जैसे पता चलता है कि उनका अपना जो चरित्र है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लगा करके और वो लोग एक मीनार खड़ी करते हैं और उसमें कोई एक नुक्स भी मिल जाए तो उस व्यक्ति को वहाँ से हटा देते हैं। स्टेट में आप सब जानते हैं स्टैंडिंग काउंसिल बनाए जाते हैं, अलग अलग संस्थानों के वकील नियुक्त किए जाते हैं सरकार की तरफ से, और ये सारा अनुभव किसी को जज बनाने में काम आता है। लेकिन
जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, ना उनकी संस्थानों में पैठ है, ना सत्ता प्रतिष्ठानों में पैठ है, ना उनके रिकमेंड करने वाले लोग हैं, ना उनके पास जो है इस तरह की जगहों पर जाने के लिए कोई आर्थिक या बहुत बड़ा संसाधन है। तो ऐसी व्यवस्था में वो क्या करते हैं? ऐसी व्यवस्था में जो चीज़ जहाँ से प्राप्त होती है उसको अपने कैरियर के लिए वो ज़रूरी उपयोग में लाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश ज़्यादातर असफल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिसको हम बैकिंग कहते हैं, जिसको हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, वो उनके पूरी तरह खिलाफ है। और वो क्या है? रिकमेंडेशन। अगर कहीं पूरी तरह से न्याय के पद की नियुक्ति, पूरी दुनिया के सारे आंकड़े उठा करके देख लीजिए, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई जिला सत्र या जिला न्यायालय के व्यक्ति को उठा करके कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पे बिठा दे, इसलिए कि उसका कैरियर बिल्कुल बेदाग है। वो बेदाग बना या बनाया गया ये किसी को नहीं पता है। किस तरह के निर्णय से कहाँ उनको पहुँचाया गया ये कोई नहीं जानता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आरक्षण ना लागू होने के कारण या न्यायपालिका में संवैधानिक प्रावधानों के पूरी तरह ना लागू होने के कारण परेशान करती हैं। अब कितनी ताज्जुब की चीज़ है कि न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी गई है संवैधानिक या संविधान के नियमों के पालन करवाने की, और न्यायपालिका में जो लोग नियुक्त किए जाते हैं वो खुद ही संविधान के नियमों के अनुसार नहीं आते। तो ये जो विरोधाभास है इसको लेकर के सरकारें चल रही हैं, इसको लेकर के व्यवस्था चल रही है। इसीलिए बार बार मांग उठती है कि न्यायपालिका में जो आरक्षण है वो लागू होना चाहिए, और अगर नहीं लागू किया जाता है तो न्यायपालिका जो है कभी भी ऐसे लोगों के लिए न्याय नहीं दिला सकती जो संसाधन संपन्न नहीं है। एक लेखक ने कहा था कि कोर्ट की ईंट ईंट पैसे मांगती है, जिनके पास पैसा नहीं है इसका मतलब उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो जो छोटे छोटे ऐसे टूल हैं उनका इस्तेमाल करके सरकारें चाहे जितनी दावा करती हों, जितने वादे करती हों, जितनी व्यवस्थाएं देती हों, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग न्याय के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका के सारे फैसले इस तरह की चीज़ों के खिलाफ हैं, लेकिन मैं एक दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। EWS का आरक्षण लागू हुआ और 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से उसको लागू कर दिया गया, साथ में उसको बैकलॉग भी दे दिया गया। लेकिन वहीं पर जो EWS के आरक्षण के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की गई है उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये कौन सा नियम है और ये कौन लोग हैं जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं? दूसरा, 1993 से लेके 2007 तक बार बार न्यायपालिका के सिस्टम को डिस्टर्ब करने की, न्यायपालिका ने आरक्षण की व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। डिस्टर्ब नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्ट। जिस दिशा में आरक्षण को जाना चाहिए था उस दिशा में ना ले जा करके उसमें नए नए पेंच लगाना और उसको होल्ड कर देना और उसमें और ज़्यादा समय देने की मांग करना और बीच बीच में चीज़ें बदल देना, ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो न्यायपालिका में अगर आरक्षण होता और इस तरह की समस्याओं को जानने, समझने, देखने, जानने वाले लोग होते तो ये दिक्कतें नहीं आती। अब एक इसका पहलू है, बीच में सरकार ने, अभी वर्तमान जो सरकार है, इन लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के खूब बहस की थी। एक मंत्री जो है पूरे देश में उसको लेकर के जगह जगह मुहिम चलाए, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे किसी और को ला दिया गया। जो आए उन्होंने आज तक कहीं एक लाइन कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोला है। अब आप सब जानते हैं व्यवस्था ऐसी होती है कि सत्ता के अनुसार अगर कोई नियुक्ति होती है तो वो सत्ता का समर्थन करती है, ये सब जानते हैं और ये पूरी दुनिया का सत्य है, सिर्फ अपने देश का या अपनी एक व्यवस्था का सत्य नहीं है। कोई भी नियुक्ति अगर सत्ता के समर्थन या सत्ता के आसपास के लिए होती है तो वो सत्ता का समर्थन करती है, वो सत्ता को संचालित करने में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने में मदद करती है। यहाँ सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि क्या जो न्यायपालिका है वो कहीं सत्ता के साथ साठगांठ से चलाई जा रही है? क्या जो न्यायपालिका है वो बहुत सारे नियम कानून को लेकर के होता है ना, उनका उल्लंघन करके चलाई जा रही है? अगर नहीं है तो ये क्या नियम है कि EWS पर कोई बात आती है तो उसको तुरंत आगे बढ़ाया जाता है और OBC SC ST के आरक्षण की बात आती है तो उसे रोक दिया जाता है? ये कौन लोग हैं जो इस एक ही पहलू को रोकने के लिए तैयार हैं, दूसरे पहलू पर बात नहीं करते हैं? बैकलॉग अगर EWS में लागू हो सकता है तो OBC SC ST में बैकलॉग लागू क्यों नहीं होता या क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता तो उसे कारण बताए जाएं, उस पर कोई बात ही नहीं होती।
अगर कोई जाके पिटिशन दायर करता है तो उस पर डेट और उसको जितना टाला जा सकता है टाला जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि जानने वाले इसको नहीं जानते हैं, जो उसका शिकार है वो भी जानता है, जो उसका समर्थक है वो भी जानता है वो क्या कर रहा है। समस्या यहाँ उठती है कि अगर इसे चेक एंड बैलेंस टाइप नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में धीरे धीरे जो विरोध है वो बढ़ेगा। जो संगठन है वो इसलिए भी बार बार मांग कर रहे हैं कि उनको सिर्फ शंका नहीं है, बहुत सारे मामलों में निष्कर्ष है कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा। तो जो ये अन्याय की जो प्रक्रिया है, जो न्यायपालिका है, वो कहीं अन्यायपालिका की तरफ ना बढ़ने लगे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें रिजर्वेशन लागू किया जाए, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, हर वर्ग हर क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, खास परिवार, क्योंकि न्यायपालिका कोई किसी की वंश बेली बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, ये देश की न्यायपालिका है, संविधान की सुरक्षा, संविधान के नियम से संचालित होने की व्यवस्था है। तो इसमें हमारी गुजारिश, मांग, निवेदन ये है वर्तमान सरकार से, आने वाली सरकार से, नेताओं से, लोगों से, जनता से, कि न्यायपालिका को जितना ज़्यादा और जितना जल्दी हम पारदर्शी बनाएंगे, देश उतना ही ज़्यादा सार्वभौमिक रूप में विकास करेगा, उतना ही ज़्यादा व्यवस्था कायम करने में सहूलियत होगी, उतना ही ज़्यादा ये जो छोटे छोटे विरोध हैं वो घटेंगे। क्योंकि न्यायपालिका अगर पारदर्शी तरीके से काम करेगी तो जितने आज आप देख लीजिए, इतने सारे मुकदमे पेंडिंग हैं, लाखों लाख मुकदमे जिला न्यायालयों से लेकर के और सत्र न्यायालयों से लेकर के यहाँ तक पेंडिंग है। ये क्यों पेंडिंग है? अगर जजों की कमी है तो वहाँ नियुक्ति नहीं हो रही है। नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? अगर नियुक्ति नहीं होगी तो जो लोग हैं उन पर बोझ इतना ज़्यादा है कि वो जैसे तैसे चीज़ों को निपटा रहे। तो निवेदन, गुजारिश, सलाह ये सब है, जितने आंदोलन करने वाले लोग हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, जो इस चीज़ के समर्थन में हैं, जो चाहते हैं कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, वो सारे लोग इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, इस आवाज़ को बुलंद करें कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। जो पद खाली है उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए, और इसमें जितनी दुर्व्यवस्थाएं इस तरह की हैं रिकमेंडेशन वाली, उनको दूर करके पारदर्शी प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। जैसे परीक्षा, जैसे अनुभव, या इस तरह की जो नीतियां हैं जिसमें सिर्फ रिकमेंडेशन चलती है, उन्हें किसी भी हालत में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इससे न्यायपालिका की जो पारदर्शिता है वो घट रही है। और मुझे बस इतना ही कहना था।